गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ क्लास टेंथ में आज जो आपका टॉपिक है, टॉपिक का नाम है परागण और इसके प्रकार। ठीक, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। आज हम जानेंगे कि परागण क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं, और हम साथ में ये भी जान लेंगे कि इसमें अंतर क्या है। जितने परागण होता है तो उसमें अंतर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं परागण। ठीक, पॉलिनेशन। परागण क्या होता है, देखिए इसको पहले समझा दें आप। जैसे ये कोई पुष्प की स्ट्रक्चर है, ठीक, ये कोई पुष्प की स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये परागकोश है। ठीक, परागकोश में क्या होंगे, यहाँ पर होते हैं परागकण। ठीक, तो ये क्या है, परागकोश है आपका, परागकोश है, और ये क्या है, परागकण है, परागकण है ये। ठीक, परागकण, ये परागकोश है ये, और ये परागकण है आपके। ठीक, ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र है। ये क्या है आपका, वर्तिकाग्र है। तो देखिए परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बस यही परिभाषा आपके लिखी है। पुष्प, क्योंकि ये फ्लावर है तो पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। आप इसको इससे आसानी से याद रख सकते हैं कि परागकोश से परागकण निकले और निकलकर कहां पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचे। किसके वर्तिकाग्र पर, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो परागकोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका परागण। फिर परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए हम इनकी परिभाषाओं को नहीं याद करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसका अंतर लिख दिया है। अगर अंतर आपको याद है तो इसकी परिभाषा, मतलब इसके विषय में तो स्वपरागण के विषय में आसानी से लिख लेंगे। स्वपरागण क्या है कि स्वपरागण में जितने भी पॉइंट दिए हैं सबको मिला के लिख दिए, स्वपरागण लिख जाएगा आपका। पर परागण में जो अंतर लिखा हुआ है इसके सभी पॉइंट बनाकर या ऐसे लिख दीजिए, पर परागण को ही लिख दीजिए ऐसे, तो ये भी आपका पर परागण हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा और स्वपरागण क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, और परपरागण क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। एक तरफ स्वपरागण और दूसरी तरफ परपरागण। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, पहला पॉइंट स्वपरागण। देखिए स्वपरागण में होता क्या है, ये जो हमने आपको परागण दिखाया ये क्या है, ये स्वपरागण का ही है। देखिए इसमें क्या है, हमारा फ्लावर कितना है, फ्लावर तो एक ही है, मतलब हमारा जो पुष्प है वो एक है। ठीक, तो इसी पुष्प के परागकण है और इसी पुष्प का वर्तिकाग्र है, मतलब इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। मतलब पुष्प कैसा हो, एक ही हो, उसी पुष्प का परागकोश हो, उसी पुष्प के परागकण हो और उसी का वर्तिकाग्र हो, तो इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ये तो हो गई एक पुष्प के बीच। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक पौधा है, ठीक, और उसमें कई पुष्प लगे हुए हैं, ठीक, कई फ्लावर लगे हुए हैं, और वो अगर अपने परागकण अपने ऊपर डाल रहे हैं तब भी ये स्वपरागण, और अगर अपने ही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर डाल रहे हैं तब भी ये स्वपरागण। पौधा एक ही होना चाहिए। स्वपरागण में क्या होगा, पौधा एक ही हो सकता है, फूल अलग अलग हो सकते हैं। जो फ्लावर है, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं या एक हो सकता है, लेकिन पौधा कैसा होगा, पौधा हमारा एक ही होगा। ठीक, पौधा एक हो सकता है, और जो फूल हो सकते हैं तो फूल उसमें एक पौधे में भी हो सकता है, मतलब एक पुष्प में भी हो सकता है, और उस पौधे के दो पुष्पों में भी हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है, एक ही पुष्प में, मतलब एक ही पुष्प, जैसे ये हमारा पुष्प है तो एक ही पुष्प में, या एक ही पौधा, पौधा एक है, एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच। देखिए ये एक पुष्प और ये दूसरा पुष्प, तो दूसरे पुष्प मतलब दो पुष्पों के बीच में, तो जो स्वपरागण की क्रिया होती है वो एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के दो पुष्पों में होती है। पर परागण क्या होता है, दो अलग अलग पौधों पर लगे पुष्पों के बीच होती है।
मतलब इसमें जो पौधा एक ही जाति का होगा लेकिन वो पौधा अलग अलग होंगे। जैसे एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है और एक पौधा जैसे 100 मीटर की दूरी पर लगा हुआ है, तो ऐसा क्या होगा कि इसके परागकण निकलकर किसी भी माध्यम के द्वारा, जैसे वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, किसी भी माध्यम से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। ठीक, तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें पौधे भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसमें एक पौधा अलग होगा और दूसरा पौधा अलग होगा, जबकि इसमें कैसा पौधा, जिसमें क्या था, एक ही पौधा था। ठीक, इसमें एक ही पौधा होगा और इसमें अलग अलग पौधे होंगे, बस दोनों में इतना अंतर है। दूसरा पॉइंट, स्वपरागण में किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है, देखिए इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने हैं तो क्या होगा, इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर जब पहुंचने हैं तो भैया इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसके परागकण निकलेंगे और उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन अगर हमको एक पौधा यहाँ पर है और एक पौधा जैसे 100 मीटर की दूरी पर है, तो हमको यहाँ से परागकण वहां पर पहुंचाने हैं या उस पौधे को परागकण दूसरे पौधे पर पहुंचाने हैं, तो उसको किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ेगी। जैसे उसको काय की जरूरत पड़ सकती है, कीटों की जरूरत पड़ सकती है। कोई कीट आया, इस पौधे पर आकर बैठा, फिर उड़ के फिर वो दूसरे पौधे पर जाकर उड़ के बैठे जाके, तो क्या होगा, तो उसके जो पैर होंगे, पैरों में परागकण लग जाएंगे और वो जब दूसरे पौधे के ऊपर बैठेगा जाकर, तो उसके वर्तिकाग्र पर जब बैठेगा तो उसके परागकण जो उसके पैरों में लगे हुए थे वो उसके वर्तिकाग्र पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया कीटों द्वारा। वायु द्वारा क्या होगा कि बहुत तेजी से हवा चली, बहुत से सैकड़ों हजारों की संख्या में परागकण बने थे, बहुत हल्के थे, हवा में उड़ के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर गए जाके, तो वायु के द्वारा हो गया। जल द्वारा, जो पौधे जल में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने परागकण जल में डाल देते हैं और पानी की जो तरंगे उड़ती रहती हैं उसी के माध्यम से वो परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जंतुओं द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंतु होते हैं खेतों वगैरह में जाते हैं, पौधों के बीच में, पौधों से जो है उनका शरीर टच होता है, तो उनके शरीर से जो होता है वो परागकण लग जाते हैं और फिर वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसमें पर परागण में जो परागकण होते हैं उनको दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें साधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसमें वाह्य साधन की आवश्यकता होती है। अगला, इसमें पुमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। देखिए जैसे ये परागकोश है, मतलब ये क्या है, पूरा हमारा जो है इसका समूह क्या कहलाता है, पुमंग, मतलब नर जननांग, और ये क्या है हमारा, ये मादा जननांग का एक हिस्सा है। ठीक, और इसके अंदर जो बीजांड होगा, उसके अंदर जो अंडाणु होगा, ये दोनों एक साथ परिपक्व होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए मान लेते हैं अगर परागकोश या पुमंग पहले परिपक्व हो गया और परागकण पहले बन गए, जब तक ये हमारा जो है जायांग परिपक्व होगा तब तक तो परागकण नष्ट भी हो जाएंगे। तो अगर दोनों एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो होगा क्या कि दोनों एक साथ परिपक्व हो जाएंगे तो इसके परागकण इस पर गिर जाएंगे वर्तिकाग्र पर और इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। अगर दोनों में अलग अलग होगा तो दोनों, मान ले जैसे पुमंग पहले परिपक्व हो गए तो तब जब तक जायांग परिपक्व होगा तब तक पुमंग नष्ट हो जाएंगे, या जायांग पहले परिपक्व हो गया तो तब तक जो पुमंग परिपक्व होंगे तब तक जायांग नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें दोनों का परिपक्व होना एक ही साथ आवश्यक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पुमंग व जायांग अलग अलग परिपक्व होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए। ठीक, इसमें स्वपरागण की क्रिया ना हो पाए, इसलिए इसमें पुमंग और जायांग जो होते हैं वो अलग अलग परिपक्व होते हैं। पुमंग और जायांग क्या होता है, हमने आपको पुष्प में फ्लावर के स्ट्रक्चर में बता दिया था। ठीक, पुमंग जो होता है नर जननांग होता है और जो जायांग होता है वो मादा जननांग होता है। चौथा पॉइंट, स्वपरागण वाले पुष्प छोटे, कम आकर्षक और इनमें मकरंद नहीं बनता है। देखिए जो स्वपरागण होता है उसमें देखिए इसमें जो पुष्प का बढ़िया बढ़िया रंग होता है, जैसे गुलाब का बढ़िया रंग होता है, गुड़हल है, तो ये सब बढ़िया रंग के होते हैं पुष्प। ठीक, क्यों होते हैं, क्योंकि जो पुष्प होते हैं उनको कीटों को आकर्षित करना होता है। ठीक, ताकि उन पर कीट आए, जंतु उनकी ओर आकर्षित हो और ताकि उनके द्वारा उसमें परागण की क्रिया हो सके। जबकि इसमें क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है कि इनको तो किसी से कोई माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए ये पुष्प छोटे होते हैं, कम आकर्षक होते हैं और इसमें मकरंद भी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि मकरंद होगा तो कीट आकर्षित होंगे, तो इसमें मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है और ताकि जो कीट आकर्षित नहीं होते हैं। तो यही इसका चौथा पॉइंट है कि स्वपरागण वाले पुष्प छोटे,
कम आकर्षक और इसमें मकरंद भी नहीं होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें पुष्प रंगीन होते हैं। मोस्टली पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। वो बात दूसरी है कि जो पुष्प रात में खिलते हैं, जो पुष्प रात में खिलते हैं वो रंगहीन होते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी उनमें सुगंध पाई जाती है। उनमें सुगंध पाई जाती है, क्यों? क्योंकि रात के जो रात्रिचर कीट हैं वो उन पर आकर्षित, ठीक, या रात्रिचर जो जंतु हैं या पक्षी हैं जो उन पर आकर्षित, चमगादड़ वगैरह, ठीक। तो परागण वाले पुष्प रंगीन तथा इसमें मकरंद होता है। मकरंद क्यों होता है? क्योंकि इसमें कीटों को आकर्षित करना होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर हो गया, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपने आज परागण जान लिया, स्वपरागण और परपरागण में अंतर जान लिया। तो आज केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।